दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ लिया था, जिसमें आपने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल सेल, अनआइडेंटिकल सेल, सब टाइप की सेलों का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? पोटेंशियोमीटर की। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। पोटेंशियोमीटर मीटर, अगर आपसे कोई पूछता है पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, तो द डिवाइस which is used for measuring EMF of cell, potential difference and internal resistance of cell etc. is known as पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो भाई ऐसी डिवाइस जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, किसी सेल का ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, उसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, दो सेलों का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसी डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? आपका पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये बना कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो वो मैं समझा देता हूं, आप समझ लो क्या होता है। एक लकड़ी का कार्डबोर्ड होता है जिसकी लंबाई 1 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्या होती है? 1 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा लंबाई होती है। ठीक है, उसके एक एंड पर क्या लगाई जाती है? 1 मीटर स्केल लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? 1 मीटर स्केल लगाई जाती है। यहां पर मीटर स्केल लगाई, इस पे रीडिंग मार्क रहती है। इस तरह से इस पे रीडिंग मार्क रहती है। सभी रीडिंग मैं बना देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में कि ये रीडिंग मार्क रहेंगी। जल्दी जल्दी आप बना लो। ठीक है, ये रीडिंग मार्क रहती है। अब यहां पर पॉइंट होता है ए, ठीक है, यहां पर पॉइंट होता है बी। एक अपन बड़ा सा वायर लेते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई 6 से 10 मीटर तक होती है। वायर किसका होता है? कॉपर का नहीं होता, वो एक अलॉय का होता है। ठीक है, किसका? कॉन्स्टेंट और मैग्नेट। ठीक है, द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट और मैग्नेट। क्यों बना होता है? क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? कम होता है, जिससे टेम्परेचर का उसके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें जो वायर यूज होता है, आपसे कई बार पूछा जाता है विच material is used in the wire of potentiometer. तो the wire of potentiometer is made up of constant or magnet which is an alloy, have high resistivity and low temperature coefficient. जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है। जब क्वेश्चन में बताऊंगा अलग से बता दूंगा, लिखवा दूंगा, चिंता मत करें। ठीक है, ये होता है। अब क्या है, वो कितना लंबा है? ज्यादा से ज्यादा लंबाई होनी चाहिए उसकी, बहुत जितना ज्यादा लंबा होगा उतना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ये अपन बात करते हैं। तो इसकी लंबाई क्या होती है? 6 से 10 मीटर तक होती है। तो सर 6 से 10 मीटर का वायर यहाँ पर कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं करते बेटा, यहां से अपन एक वायर को ले जाते हैं स्ट्रेट, यहां पर ऐसी आती है, यहां पर एक क्लिप लगी रहती है, उसके राउंड इस वायर को घुमाते हैं और इसी के पैरेलली
वापस ले आते हैं। तो ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। फिर यहाँ पर आपका राउंड घुमाते हैं, बिल्कुल टाइट रखते हैं ये, जिससे थोड़ा बहुत मोड़ा नहीं होना चाहिए कि नहीं तो लेंथ क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर यहाँ पर घुमाते हैं, फिर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर क्लिप लगी रहती है, उसके राउंड फिर वापस से घुमाते हैं, यहाँ पर वापस से आए, फिर इस पर राउंड घुमाएंगे, यहां पर पहुंचे, फिर इस पर राउंड घुमाएंगे, यहां पर आया, फिर इसको राउंड घुमाएंगे, यहां पर आया, फिर यहां से फाइनली यहां पर आया। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आया, वैसे 10 वायर भी आया था। देखने में ये कैसे लगते हैं पैरेलल में, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, एक के बाद एक होता है। अब जब लेंथ मेजर करते हैं तो ध्यान देते हैं किस वायर पे आया। अगर इस वायर पे आया तो यही लेंथ हो जाएगी, अगर इस वायर पे आया तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये प्लस ये वाली लेंथ। तो 100 में से इसको माइनस करेंगे और बाकी जो आएगी उसको 100 में जोड़ देंगे। अगर इस पे आएगा तो जितनी ये लेंथ होगी उतना अपन ऐड कर देंगे 2L में। फिर इस पे आएगा तो क्या करेंगे, 100 में से इसको माइनस करेंगे और 3L में उसको जोड़ देंगे। तो लेंथ मेजर करते समय बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि किस वायर पे आ रहा है। अगर ऑड नंबर के वायर पे आ रहा है, ऑड नंबर नीचे से ऑड नंबर के वायर पे आ रहा है तो कुछ नहीं, जितनी लेंथ आ रही है उससे पहले जितने वायर है उसमें जोड़ दो। लेकिन अगर इवन नंबर के वायर पे आ रहा है, ठीक है, तो जितनी लेंथ है उसको 100 में से माइनस करो और उसके नीचे जितने वायर है उसमें उसको क्या कर दो, जोड़ दो। इससे आपको क्या मिल जाती है, बैलेंस लेंथ मिल जाती है। अब इसमें क्या होते हैं, 2 सर्किट बनाए जाते हैं। एक प्राइमरी सर्किट जो आपको सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई करंट कोई वोल्टेज फ्लो नहीं हो रहा है तो इसमें करंट और वोल्टेज मतलब करंट फ्लो करना पड़ेगा, वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 टाइप के सर्किट होते हैं इसमें, एक प्राइमरी सर्किट और एक सेकेंडरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट से हम क्या करते हैं, इसमें करंट की सप्लाई देते हैं जिससे इसमें करंट क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। और दूसरा जो सेकेंडरी सर्किट होता है उसमें वो डिवाइस लगाते हैं जिसका ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी मेजर करना है उसको सेकेंडरी सर्किट में लगाते हैं। तो दोनों चीजें किसके अक्रॉस लगती हैं, ये दोनों पॉइंट जो है ए और बी, इन दोनों के अक्रॉस लगती हैं। पहले सप्लाई वाली की बात करते हैं। तो सप्लाई के लिए एक बड़ी बैटरी लेते हैं जिसका ईएमएफ, जो ईएमएफ हमको मेजर करना है उससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट ले लेते हैं जिससे हम करंट और वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये स्विच ले लेते हैं और ये आपका प्राइमरी सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी सर्किट में जिस सेल का ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको यहाँ पर अपन कनेक्ट करते हैं। हाँ, कनेक्ट इस तरह से करने हैं कि सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक ही पॉइंट पर कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। फिर जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट करेंगे, जॉकी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जॉकी से कनेक्ट करने के बाद आप वो पॉइंट निकालेंगे जिसमें यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या निकल जाएगा, बैलेंस पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस पॉइंट पर जो लेंथ आएगी जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, बैलेंस लेंथ, तो इस सेल का जो ईएमएफ होगा ई, ये E0 मान लो, ये ईएमएफ हो गया E, तो ये जो E होगा इस बैलेंस लेंथ के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। इस तरह से अपन सर्किट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपका क्या होता है, जब एग्जामिनेशन आता है तो इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाते, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये केवल वायर है तो इतना पूरा बनाने की बजाय केवल एक सिंगल वायर का यूज करते हैं। तो जो सिंपलीफाइड सर्किट होता है उसमें एक वायर ले लिया ए बी, ठीक है।
जिसकी लेंथ क्या हो गई, मान लो कैपिटल एल हो गई, ठीक है। और इसके अक्रॉस दो सर्किट बनाते हैं, तो एक प्राइमरी सर्किट ऊपर बना देते हैं, यहां पर रियोस्टेट, यहां पर स्विच, ये प्राइमरी सर्किट हो गया। सेकेंडरी सर्किट नीचे बनाते हैं जिसमें सेल, जिसका ईएमएफ मेजर करना है, फिर वो कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर से, वो कनेक्ट होता है जॉकी से, ये आपको मिल जाती है बैलेंस लेंथ मिल जाती है एल, तो ये आपका ईएमएफ एल के प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर। अब हमने पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें देखी। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये कैसे पता चला कि जो ईएमएफ है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर वर्क ऑन principle that the EMF of cell which is to be measured is equal to potential drop across balance length so that no current is flowing through galvanometer, ठीक है। तो आपका क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये बोलता है कि देखो बैलेंस लेंथ कब निकलती है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब आपका जो बैलेंस लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ ऑफ सेल अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो इसी प्रिंसिपल पर आपका पोटेंशियोमीटर वर्क करता है कि आपका जो ईएमएफ ऑफ सेल होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंस लेंथ के बराबर होगा, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ अपन कर लेते हैं, मतलब इसका जो E जो L के प्रोपोर्शनल है उसका अपन प्रूफ कर लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, लेट वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर have length L, area of cross section capital A, and resistivity is rho. A battery of EMF E0 is connected across
across it with the help of rheostat RH and internal resistance of battery is small r. ठीक है. In secondary circuit, a cell is connected whose EMF is to be determined and balance length for it is small. मतलब हमने क्या किया, एक पोटेंशियोमीटर लिया जिसका जो वायर है ए बी, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है, रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है. ये एक ऐसे मटेरियल से मिलकर बना है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है. इसके अक्रॉस प्राइमरी सर्किट में क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं जिसका ईएमएफ क्या हो गया, E0 हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो गया, कुछ भी दे सकते हैं. यहां पर किसकी हेल्प से लगाई, रियोस्टेट की हेल्प से लगाई, RH की हेल्प से, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक स्विच लगा दिया. ठीक है. अब सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या लगाया, एक सेल लगाया जिसका ईएमएफ अपन को मेजर करना है, E, किसकी हेल्प से लगाया, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से लगाया, और उसके लिए बैलेंस लेंथ कितनी मिल गई, L मिल गई. ठीक है. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, यानी ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो कैपिटल R बराबर रो कैपिटल L अपॉन ए, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर का. नाउ ऐसे करंट फ्लोइंग इन वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये आपको अलग से निकालने पड़ेंगे. न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले का यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. ये आपको डायरेक्ट R डायरेक्टली दिया जा सकता है. तो करंट कैसे निकालेंगे, I बराबर टोटल ईएमएफ E0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस रियोस्टेट प्लस इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस. अगर दिया है और नहीं दिया तो फिर वो नहीं लिखेंगे, ये करंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर. ठीक है. पोटेंशियोमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके बारे में बात करते हैं. तो V बराबर क्या हो जाएगा, IR. ठीक है. आपका पोटेंशियल यहां पर चाहिए तो आपका V क्या हो जाएगा, I आपने निकाल लिया तो V बराबर IR. ठीक है. R क्या हो जाएगा आपका, R इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं. ठीक है. तो थोड़ा सा हटा देता हूं, ध्यान देना, डेरिवेशन कर रहा हूं इसलिए. हाँ, आप चाहोगे तो ये बीच वाला जितना मैंने रामायण महाभारत लिखी है इसको थोड़ा सा ओमिट कर सकते हो कि भाई ज्यादा लेंथी ना हो, लेकिन एमपी बोर्ड वाले बिल्कुल ओमिट नहीं करेंगे. सीबीएसई वाले कर सकते हैं क्योंकि सीबीएसई वाले टीचर समझदार होते हैं, वो जानते हैं कि बच्चे को ये पता है तभी वो डेरिवेशन कर रहा है. लेकिन एमपी बोर्ड वाले बोलते हैं कि नहीं, हमको समझाओ कि आपने क्या माना है क्या नहीं माना. तो थोड़ा सा उस चीज पर ध्यान देंगे. ठीक है. अब V बराबर IR हो जाएगा, तो यहां से V बराबर I
आर की जगह रो कैपिटल एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ पोटेंशियल रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस लेंथ, ठीक है। बैलेंस लेंथ का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सीधी सी बात है आर बराबर रो स्मॉल एल अपॉन ए, ये आर डैश हो गया, मतलब नया रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस लेंथ हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंस लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। यानी वायर की बैलेंस लेंथ के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो V डैश बराबर आई आर डैश, तो V डैश बराबर आई आर डैश की जगह क्या हो जाएगा रो एल अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैलेंस लेंथ हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ according to principle of according to principle of potentiometer EMF of cell is equal to पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंस लेंथ, तो E बराबर क्या हो जाएगा V डैश, तो E बराबर क्या हो जाएगा I रो स्मॉल एल अपॉन ए। अच्छा, ये जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा E अपॉन V बराबर I रो स्मॉल l अपॉन a डिवाइडेड बाय I रो कैपिटल L अपॉन a। a से a कैंसिल, I से I कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो E अपॉन V बराबर स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। V को इधर ले जाओ, तो E बराबर V अपॉन L इंटू स्मॉल l, वेयर V अपॉन कैपिटल L इज पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर और आपका जो क्या बोलते हैं प्राइमरी सेल पर डिपेंड कर रहा है। अगर वो एक बार फिक्स कर दिया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको V अपॉन L बराबर अपन क्या लिख सकते हैं K, तो E बराबर क्या हो जाएगा K टाइम्स ऑफ L, ठीक है। E बराबर K टाइम्स ऑफ L या E प्रोपोर्शनल टू L, जो EMF मेजर कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा बैलेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, V E0 R RH और इन सब पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया किसका, पोटेंशियोमीटर का। अब अपन बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो यूनिट लेंथ पर कितना ईएमएफ आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियोमीटर आएगा, तो क्या होता है, द ईएमएफ पर
unit length, the EMF per unit length, या फिर अपन बोल सकते हैं the length of potentiometer per unit EMF is known as sensitivity of potentiometer, ठीक है। तो आपका क्या होता है, यूनिट ईएमएफ को मेजर करने के लिए कितनी लेंथ आपकी आती है वायर की, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। अगर लेंथ आपका कम पोटेंशियल पे लेंथ ज्यादा मिल रही है तो आपकी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। और ज्यादा ईएमएफ पे कम लेंथ मिल रही तो सेंसिटिविटी क्या है, कम है। तो आपकी जो लेंथ होती है पर यूनिट ईएमएफ, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। एस से नोट करते हैं, एस बराबर स्मॉल एल अपॉन ई। क्या होता है, एस बराबर स्मॉल एल अपॉन ई। तो अगर आप इससे जाओगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन के बराबर हो जाएगा, यानी आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। हेंस sensitivity of potentiometer is equal to reciprocal of, या is proportional to reciprocal of potential gradient and पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, V अपॉन L। तो S प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V बाय L, तो S प्रोपोर्शनल टू L अपॉन V। एंड चलो पहले लिख लेते हैं, एंड सेंसिटिविटी is directly proportional to length of wire of पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, S बराबर 1 अपॉन के, S बराबर 1 अपॉन V बाय L, S बराबर L अपॉन V। तो S प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के। तो आपकी जो वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो आपसे कई बार पूछा जाता है, व्हाई शुड लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज लार्ज, ठीक है, यानी आपकी लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर लार्ज क्यों होनी चाहिए। तो द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, हेंस टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी द लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी लार्ज। यानी सेंसिटिविटी को आपको बढ़ाना है तो आपको लेंथ क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो जो आपका सेंसिटिविटी होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, आज हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, बस पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया कि पोटेंशियोमीटर होता क्या, उसका डायग्राम डिस्कस किया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस करता है। पहले क्या होता था, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि आपका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल पूछते हैं। तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। एक्चुअल में क्या कर देते हैं, आपको सारी चीजें दे देते हैं और आपसे ईएमएफ पूछ लेते हैं। तो आपको जो के है, पहले के निकालना पड़ता है। तो के निकालने के लिए वी निकालना पड़ेगा और वी निकालने के लिए आई निकालना पड़ेगा। तो पहले पूरा प्रोसेस ऊपर से लेके सॉल्व करते हैं। सीबीएसई वाले बहुत ध्यान से सुनेंगे,
क्योंकि सीबीएसई में इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वैसे जो इसके एप्लीकेशन है वो तो आपको प्रैक्टिकल में करवा दिए जाते हैं, तो वो नहीं पूछते कि आप एप्लीकेशन लिखो, इसकी प्रिकॉशन लिखो, ये सब नहीं पूछते, ये एमपी बोर्ड में पूछते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में इस पे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। अब सब जगह एनसीईआरटी हो रहा है, धीरे धीरे आपका एमपी बोर्ड का सिस्टम खत्म हो रहा है, तो एमपी बोर्ड में भी इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान देंगे और इनके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब जो इसके एप्लीकेशन बचे, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, फिर आपका पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस, और बाकी जो छोटी छोटी चीजें बची है वो अगले लेक्चर में मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, पोटेंशियोमीटर को खत्म कर दूंगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अगले लेक्चर में पोटेंशियोमीटर को मैं खत्म कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, इस पे जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो कर लेंगे, बाकी अपन कल देखते हैं, अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू।